हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, आज जो पेपर हुआ है नीट का, हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले डाल दिया है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम करेंगे उससे आगे के 20 क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना। A rectangular wire loop of side 8 centimeter and 3 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2 centimeter per second in a direction normal to the shorter side of the loop will be. तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम क्लासेस में करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो साइड्स हैं। ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अपने को दे दी है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नॉर्मल है प्लेन के। तो ईएमएफ निकालना है, जबकि लूप में जो वेलोसिटी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू शॉर्टर साइड के नॉर्मल है। तो जब भी ये शॉर्टर साइड होगा तो हम देखिए ईएमएफ का होता है कौन सा, E = VLB। ये हो गया मोशनल ईएमएफ का। शॉर्टर साइड है तो हमें यहाँ पे लेनी है लंबी वाली, है ना। जो लॉन्गर साइड होगी इसको, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.3, लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻²। वेलोसिटी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको कर देंगे 10⁻² मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ये आ गया 6 6 4 6 8 48, तो ये आ गया 4.8 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin wire of length L and linear mass density M is bent into a circular ring with center C as shown in figure. The moment of inertia of the ring about an axis y z. तो ये एक रिंग है, इसके इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। तो जब इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम, देखिए y y डैश, तो यहाँ इस दो, ठीक है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आएगा इस डाया के लॉन्ग और एक हो गया इस सेंटर के लॉन्ग। तो ये तो हो गया डाया, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम सेंटर। डाया का होता है 1/2 mr², सेंटर हो गया ओनली mr², तो ये हो गया 3/2। बट आंसर जो है हमारा, देखिए यहाँ एक चीज बोली हुई है कि ये है अपने पास लीनियर मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो m इक्वल टू हो गया स्मॉल m × L। तो m की जगह ये पुट करेंगे, और लेंथ है इसकी 2πr, तो r से यहाँ से वैल्यू निकल गया L/2π। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, 3/2, ये आ गया ml, राइट, और r² की जगह आ गया L/2π इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3ml² हो गया L3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8 पाई, तो ये हो गया 3ml³ 8π, 3ml³ 8π, और ये स्क्वायर। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट, a resistor is connected to a battery of 12 volt and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is this, the terminal voltage of the, ठीक है, देखिए बैटरी का हमें वो दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा 2 ओम, ठीक है, V दे रखा है, हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। V इक्वल टू होता है E - IR। E दे रखा है अपने को 12, I दे रखा है 0.6, R दे रखा है 2, 12 - 1.2, ये आ गया, इसमें से माइनस करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10.8 आ गया ये, तो 10.8 है अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैचेस इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। तो क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऊपर से नीचे से गिर रहा है। ठीक है, तो 5 डिफरेंट रिएक्शंस है, तो इसमें बताना कौन सा सही है। अब देखिए इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, S = UT + ½ GT² या AT²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनिशियली u तो 0 होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो u 0, तो s जो है वो आ गया 1/2 GT²। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जिसका t ज्यादा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे। सबसे ज्यादा देखिए टाइम किसका है, सबसे ज्यादा टाइम है b, फिर उससे कम है E, फिर उससे कम है
ए, फिर उससे कम है डी, फिर उससे कम है सी, है ना, सबसे कम है सी, तो बी ई ए डी सी, ऑप्शन सी। The angular speed of a flywheel is increased from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. The number of revolutions completed by the flywheel. तो कह रहा है एंगुलर स्पीड दे रखी है हमें फ्लाईव्हील की, तो इनिशियल दे रखी है हमें 600 आरपीएम, फाइनल दे रखी है हमें 1200 आरपीएम, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, और नंबर ऑफ क्या निकालना है, रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इसका एवरेज पता होना चाहिए पहले, किसका एवरेज, जो एंगुलर स्पीड है, और इनटू हम कर देंगे यहाँ टाइम। ठीक है, तो हम एवरेज निकालेंगे पहले, तो एवरेज कैसे निकलेगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 600 प्लस 1200 अपॉन में 2, 800, 1800 बाय 2, तो आ गया 900। ठीक है, ये आरपीएम में है और टाइम है सेकंड में, तो उसको चेंज करेंगे कैसे, अब जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ हमने कर दिया 900, टाइम कितना सेकंड में, तो इसको मिनट में करेंगे तो 60, मिनट से मिनट कैंसिल। ठीक है, ये गया 2 के टेबल पे 30, 2 के टेबल 3 के टेबल पे 32, आंसर आ गया 150। तो नंबर ऑफ टर्न कितने आएंगे, 150। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग सोलेनॉइड solid wire of circular cross section of radius a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represent the variation of magnetic field with distance r from the axis of the conductor in the region. तो एक कंडीशन दे रखी है हमारे पास, एक लॉन्ग सोलेनॉइड सॉलिड वायर है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है तो उसका कौन सा यहाँ पे सही ग्राफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमें बताना है विद डिस्टेंस। देखिए, अगर हम बात करें इनसाइड, वहां जो r होता है वो लेस देन होता है a, तो यहाँ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r, बट जैसे जैसे आउटसाइड निकल रही होती है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, जहाँ पे r क्या होता है, ग्रेटर देन होता है a, वहां पे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r। ठीक है, और ओरिजिन पे b इक्वल टू होता है 0। अब देखिए b 0, फिर इनसाइड में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये देखें, ये लीनियरली नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखें, लीनियरली फिर इनवर्सली, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन है। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ए इज मास नंबर, फर्स्ट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। चलो इसको चेक करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और r इक्वल टू होता है r0 a की पावर 1/3, राइट। इसको यहाँ पुट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r0 a टू द पावर 1/3 की पावर 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई r0 की पावर 3 इंटू a, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, गलत है पहला, द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a। सी बोल रहा है द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस कॉल्ड द मास डिफेक्ट। नहीं, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन ये नहीं होती है, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन न्यूक्लियस एंड इट्स कांस्टेंट मास ये होती है। तो इट मींस अपने पास बी और डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बी और डी कौन सा है, बी एंड डी ट्रू और ए और सी फॉल्स, ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Savita, a 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of time taken to complete to complete 300 oscillation as 60 seconds and hence calculate the length of the simple pendulum। सविता ने एक एक्सपेरिमेंट किया है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज दे रखी है टाइम पीरियड का, है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड
30 सेकंड जो है वो 30 ऑसिलेशन जो है वो 60 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें लेंथ बतानी है किसकी, सिंपल पेंडुलम की लेंथ। तो उसके लिए अपने पास एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय, ठीक है, अपने को लेंथ निकालनी है। तो ये देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई एल बाय जी। तो एल इक्वल्स टू हो गया टी स्क्वायर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा बोथ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी है ना। अब हमें दे रखा है टाइम फॉर 30 ऑसिलेशन, 30 ऑसिलेशन के लिए टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है 60 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए सिंपल कितना हो गया 60 बाय 30 दैट इज 2। पुट करेंगे जी की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। एल 2 into 2 जी 9.8 4 पाई स्क्वायर 9.8, लेंथ आ गई अपने पास 1 मीटर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है अपना। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 16 main scale division, each division of length is 1 meter, the least count of the vernier calipers। तो कितना कह रहा है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू कितना होगा 16 बाय 20 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट होता है अपने पास 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन कितनी है अपने पास नहीं पता, वर्नियर स्केल की है 16 बाय 20 मेन स्केल डिवीजन, राइट। इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 16 तो आएगा 4 बाय 20 मेन स्केल डिवीजन 0.2, ठीक है। और ईच डिवीजन बोला है 1 mm है, ठीक है। ईच डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 1, तो ये आ गया 0.1 mm है ना, तो 0.1 तो 0.02, तो ऑप्शन आ गया अपने पास सेकंड। नेक्स्ट है each side of metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9 cm, keeping the significant figure in view. The density of the material of the cube can be best expressed as x, this where value of x is, ठीक है। अपने पास एक मेटेलिक क्यूब है जिसका मास अपने को दे रखा है 5.580 kg, इसके पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और उसकी साइड है a 9.0 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी निकालनी है हमें, जबकि डेंसिटी दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया a क्यूब, इट मींस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब, ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, सॉरी 9 को 9 81, 729, तो ये आ गया सिंपल 0.0000729, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब अपने को डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपने पास है, डेंसिटी है x इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू मास है अपने पास 5.580, वॉल्यूम है 0.0029, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 5.580 0.00 3 0 सॉरी 729 इंटू 10 की पावर 3, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 7.7, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज redistributed if it reduces in one region producing a dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe। ऑप्शन अपने पास बोला हुआ है कि as there is no gain or loss of energy these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy। कह रहा है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो लाइट एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एक रीजन में रिड्यूस होता है और एक रीजन में डार्क फ्रिंज बनती है, और
और दूसरे रीजन में इंक्रीज ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो उसके पीछे का क्या हो सकता है? कहता है इन्होंने कहा कि देयर इज नो गेन और लॉस, दीज फिनोमेना आर कंसीडर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो अपनी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है अपने ये बिल्कुल करेक्ट है अपनी। फिर बी ऑप्शन बोल रहा है कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट्स ओनली बाय लाइट वेव्स। ये सही नहीं है, ये कह रहा है कि जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है वो सिर्फ लाइट वेव्स के लिए होती है और किसी भी टाइप की वेव के लिए नहीं होती है, ऐसा नहीं है, साउंड वेव के लिए भी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है। तो ए तो ठीक है बट बी जो है वो फॉल्स है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है अपना। नेक्स्ट है 37, 5 कैपेसिटर है, ये सर्किट है, ठीक है, as shown in the figure, the equivalent capacitance and charges on each capacitor। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? चार्जेस थे 1 2 3 4, ये सीरीज में है और सबका कितनी है वैल्यू? 1/10। तो इसका मान लेते हैं 1/CS, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये हो गया 4/10। तो CS इक्वल टू हो गया 10/4 जो कि आ गया 2.5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल में आ जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट C आएगा वो आएगा अपने पास 2.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, तो ये आ गया 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, 5 माइक्रोफैरड हो गया। तो ऑप्शन देखिए ये तो है ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब ये सर्किट कुछ ऐसी हो गई है, एक ऐसे एक ऐसे, ये तो कॉम्बिनेशन होगा सबका, और यहाँ पे लगी हुई है अपने 50 वोल्ट की बैटरी, ये 2.5 ये 2.5, राइट। अब कह रहा है हमें चार्ज निकालना है इच कैपेसिटर। सिंपल सा फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q इक्वल्स टू CV, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से देखिए ये सिंपल सा फंडा है क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल में ये ऐड हो रखा है, ठीक है। अब Q इक्वल्स टू CV है, C अपने पास आ गया 5 माइक्रोफैरड, राइट, और ये है अपने पास 50, तो ये हो गया 250, टोटल चार्ज आ गया 250 माइक्रोग्राम। अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आगे चार्ज जो होगा डिवाइड होना स्टार्ट होगा। अब दोनों के पास कैपेसिटेंस ठीक है, तो ये हाफ ऑफ डिवाइड हो गया, इसके पास आएगा 125 माइक्रोकूलम, उसके पास हो जाएगा 125 माइक्रोकूलम। अब इसके पास 125 है, तो मतलब इस सीरीज में इन सबके पास 125 है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि 5 माइक्रोफैरड और 125 माइक्रोकूलम, C1 C4 एंड ये रहा ऑप्शन 4 कि 1 माइक्रोकूलम जो होगा सारे कैपेसिटर्स के पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड t के लिए वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। देखिए टाइम पीरियड t के लिए कम से कम इसको ऐसे जाके वापस इधर आना पड़ेगा, फिर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, तो वो मेन पोजीशन से 2 बार हो जाएगी, है ना। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्स काइनेटिक 0, काइनेटिक यहाँ भी 0, यहाँ काइनेटिक होती है मैक्सिमम। तो ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो काइनेटिक 0, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर 0, है ना। तो देखिए 0 से स्टार्ट करें, इंक्रीज मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, तो ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट है अपना। एक रूम हीटर इज रेटेड 400 वोल्ट 220 वोल्ट, इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट व्हाट विल इज द पावर कंज्यूम, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अप्रोक्स ये एक तरह से 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया अपना। एक रूम हीटर है, उसमें पावर अपने को दे रखी है, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है। फिर कह रहा है अगर वोल्टेज हम चेंज करें तो पावर कितनी होगी, तो पहले हम पावर यहाँ से वोल्टेज रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो V²/P, V कितना है अपने पास 220, तो ये जाएगा 11 पे, 2 पे, ये भी 11, तो ये आ गया 121 वाट, सॉरी रेजिस्टेंस है ना 121 ओम रेजिस्टेंस। अब अपने को पावर निकालना है V²/R, ये है नया 200 इंटू 200, नीचे है 121, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो आएगा 331 वाट, 331 वाट, ऑप्शन 4। Next, the peak value of an alternating current is 5 ampere and frequency is 60 hertz. How long will the current starting from 0 take to reach the peak value? हमें peak वैल्यू दे रखी है एक अल्टरनेट करंट की,
तो ऑल्टरनेट करंट के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा, तो पीक मतलब मैक्सिमम करंट है ना। अब मैक्सिमम करंट के लिए हमने पढ़ा है कि साइन ओमेगा टी जो है वो होना चाहिए पाई बाई 2, ठीक है। साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाई 2, ठीक है 90, यानी इट मीन्स ओमेगा साइन पाई बाई 2 के पास, ठीक है। साइन ओमेगा टी होना चाहिए 1 और वो होती है साइन पाई बाई 2 के बराबर, राइट। तो ओमेगा टी आ गया अपने पास पाई बाय 2 और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू टी, पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या निकालना है अपने को, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू 1/4 न्यू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 60, तो ये हो गया 1/240 सेकंड। ऑप्शन देखें तो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, तो ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, गलत, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का कांसेप्ट। इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज, करेक्ट। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट द, ये भी करेक्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ऑप्शन ए सी और डी, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैच करना है हमें, एक तरफ दे रखा माइक्रोवेव और दूसरे उनके प्रोडक्शन। माइक्रोवेव का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है क्लेस्ट्रॉन से, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, गामा रे रेडियो एक्टिविटी के, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। देखिए ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 3, तो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट है। Next, a uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. A resistance of 2 ohm is connected between point B and D. A battery of 2 volt is connected across point A and C. Now the value of current. तो करंट की वैल्यू निकालनी है इस सर्किट में। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब एक वायर है और वायर की जो क्या दे रखा है 4 ओम रेजिस्टेंस है और उसको स्क्वायर बनाया है, तो ये हो गया 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, और यहां से हमें कनेक्शन दे दिया है ना। अब देखिए इसका ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम, इन दोनों का रेशियो सेम है, इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये क्या बन रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसके अंदर क्या होगा, कोई करंट ही नहीं होगा। अब करंट नहीं होगा तो सिंपल सा क्या होगा, दो सीरीज में, दो पैरेलल में, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 ओम, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 ओम, तो नया कितना आएगा आपका 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2, 4/4 दैट इज 1, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है, V इक्वल्स टू होता है आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर, V कितना है 2, ये है 1, आंसर आ गया 2 एम्पियर, ऑप्शन अपने पास फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unknown nucleus has a nuclear density of 2.29 into 10 to the power 4 kg per meter cube and mass of 19.926 and mass number this, अपने को क्या निकालना है, मास नंबर ए कितना होगा वो बताना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा भी अभी हमने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी अपने को दे रखा है और वॉल्यूम इक्वल टू अगर हम करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 और इसका क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू होगी 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट की पावर 1/3 इंटू ए, ये होता है। और यहाँ हो गया अपने पास डेंसिटी। अब ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, निकाल देते हैं। अब ए इक्वल्स टू 3m अपॉन में 4 पाई इंटू, अब सारी वैल्यू जब पुट करेंगे
तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो ये आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे यंग्स मॉडल्स और इनके इधर फॉर्मूलेस दे रखे हैं। देखिए यंग्स मॉडल्स का करते हैं पहले, F बाई ए इक्वल टू होता है यंग्स मॉडल्स स्ट्रेन डेल्टा L बाई L। तो यंग्स मॉडल्स इक्वल टू F बाई ए इंटू L बाई डेल्टा L, सॉरी L, तो F बाई ए L बाई डेल्टा L, तो ये रहा। ठीक है, अब आता है बल्क मॉडल्स का। सेम बल्क मॉडल्स का भी होता है, लेकिन बल्क मॉडल्स का अगर बात करें तो बल्क मॉडल्स का तो बन गया ये। बल्क मॉडल्स का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी, तो पॉइसन रेशियो बन गया अपना ये। ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा नीट का पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया। आप इससे अपने आंसर की मैच कर सकते हैं और आपको अप्रोक्स आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक है इनमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, अब फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।